नमस्ते। अच्छा, अगर खाना बनाने का शौक है तो कभी ये ख्याल आया है कि इसी शौक को एक बढ़िया से बिजनेस में कैसे बदला जा सकता है? तो आज हम यही समझने वाले हैं। भारत में एक क्लाउड किचन शुरू करने का पूरा सफर, मतलब पैशन से प्रॉफिट तक का। कभी मन में आया है कि खाना बनाने का जो जुनून है उसे एक असली बिजनेस बना दिया जाए, और वो भी एक ऐसा बिजनेस जिसे घर बैठे ही शुरू किया जा सकता हो। और अगर इस जुनून को सही दिशा मिल जाए तो कमाई कितनी हो सकती है, जरा सोचिए। महीने के 80,000 रुपए तक। जी हां, ये आंकड़ा दिखाता है कि इस बिजनेस मॉडल में कितना दम है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है क्लाउड किचन का मौका। ये आज के फूड एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा मॉडर्न बिजनेस मॉडल है जिसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने की जबरदस्त क्षमता है। तो ये क्लाउड किचन आखिर है क्या? इसे घोस्ट किचन भी कहते हैं। देखिए, ये एक कमर्शियल जगह है जो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने और डिलीवरी के लिए होती है। यहाँ कोई डाइन इन, मतलब बैठ के खाने की सुविधा नहीं होती। सारा का सारा काम ऑनलाइन ऑर्डर्स पर ही चलता है। अब एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन में फर्क देखें। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में महंगे फर्नीचर, प्राइम लोकेशन का बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन क्लाउड किचन में ये सब चाहिए ही नहीं। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट सीधे सीधे बहुत कम हो जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, एक ही किचन से बिरयानी, पिज्जा और चाइनीज जैसे कई अलग अलग ब्रांड चलाए जा सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। सिर्फ 20,000 से 50,000 रुपए में शुरुआत हो सकती है, जिसमें पैकिंग, ब्रांडिंग और लाइसेंसिंग का खर्चा भी शामिल है। और अगर बिरयानी या थाली जैसे हाई मार्जिन आइटम्स पर फोकस किया जाए तो प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। तो बस ये याद रखना है कि इस खेल में दो चीजें सबसे जरूरी हैं, एक मजबूत ब्रांड नेम और खाने की शानदार प्रेजेंटेशन। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, यानी कि नींव, कानूनी चेकलिस्ट। ये एक तरह से किचन को एक कानूनी तौर पर सही बिजनेस में बदलने का रोड मैप है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ बेसिक कानूनी चीजें तो होती ही हैं। सबसे पहले तो अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। अब चाहे वो अकेले का हो, जिसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, या किसी के साथ मिलकर, मतलब पार्टनरशिप में, या फिर एक कंपनी के तौर पर। इसके बाद आता है सबसे जरूरी FSSAI लाइसेंस। ये तो खाने पीने के हर बिजनेस के लिए एकदम मैंडेटरी है। और हाँ, टैक्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन और शॉप एक्ट लाइसेंस भी चाहिए होगा। और ये बात एकदम साफ बताती हैं कि FSSAI लाइसेंस कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि भारत में क्लाउड किचन बिजनेस को खड़ा करने और उसे बढ़ाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसी से तो ग्राहकों में भरोसा जगता है। तो सवाल उठता है कि कौन सा FSSAI लाइसेंस लेना चाहिए। ये पूरी तरह से सालाना टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर टर्नओवर 12 लाख तक है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। 12 लाख से 20 करोड़ के बीच स्टेट लाइसेंस, और अगर 20 करोड़ से भी ज्यादा है तब सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस मिल गए, अब ग्राहकों तक कैसे पहुंचेंगे? तो अगला सेक्शन है ऑनलाइन होना, फूड ऐप्स से जुड़ना। ये ऐप्स भूखे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल दुकान की तरह काम करते हैं। ज़ोमैटो पर रजिस्टर करना काफी आसान है। देखिए, पहला स्टेप है ज़ोमैटो की एड रेस्टोरेंट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना। इसके बाद दूसरा स्टेप, ज़ोमैटो का एक एग्जीक्यूटिव दिए गए पते पर वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तीसरा, वेरिफिकेशन पूरा होते ही रेस्टोरेंट ऐप पर लाइव हो जाएगा। और आखिर में ज़ोमैटो फॉर बिजनेस ऐप से पूरा का पूरा पेज आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ऑनलाइन दुनिया में एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए ज़ोमैटो तस्वीरों को लेकर बहुत सीरियस है। उन्हें 3 तरह की तस्वीरें चाहिए: फसाद यानी किचन के बाहर की तस्वीर, एम्बियंस यानी अंदर की, और सबसे जरूरी, खाने की शानदार हाई क्वालिटी तस्वीरें। और एक बात याद रखने वाली है, ज़ोमैटो चाहता है कि तस्वीरें असली हों, इसलिए उनमें लोग, स्टॉक इमेज या फोटो कोलाज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें ही तो वर्चुअल दुकान है। यही वो पहली चीज है जो ग्राहक देखता है और फिर तय करता है कि उसे ऑर्डर करना है या नहीं। अच्छी तस्वीरें कस्टमर्स को बताती हैं कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, पैसा। हमारा अगला सेक्शन है मनी फ्लो, GST में हुए बदलाव को समझना। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो खासकर छोटे बिजनेस की जिंदगी को काफी आसान बनाता है। हुआ ये कि 2022 में सरकार ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स पर GST संभालने के तरीके में एक बड़ा बदलाव कर दिया। तो इसमें बदला क्या?
देखिए, बहुत ही सिंपल है। 1 जनवरी 2022 से पहले क्या होता था? जीएसटी इकट्ठा करना और उसे सरकार को देना, ये सारी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट की थी। लेकिन अब ये सारा सिरदर्द ज़ोमैटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स का है। मतलब अब वही रेस्टोरेंट की तरफ से जीएसटी कलेक्ट भी करते हैं और सरकार को जमा भी कराते हैं। ये डायग्राम इस नए प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है। अब ग्राहक से पैसा और टैक्स फूड एग्रीगेटर के पास जाता है और फिर एग्रीगेटर ही सरकार को जीएसटी का भुगतान करता है। रेस्टोरेंट और टैक्स अथॉरिटी के बीच अब एग्रीगेटर आ गया है। तो सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? अब फूड ऐप ही डिलीवरी ऑर्डर्स पर जीएसटी इकट्ठा करता है और उसका पेमेंट भी वही करता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब छोटे बिजनेस को मुश्किल जीएसटी फाइलिंग के झंझट से छुटकारा मिल गया है। अब टैक्स की चिंता करने के बजाय पूरा ध्यान शानदार खाना बनाने और बिजनेस बढ़ाने पर लगाया जा सकता है। तो किचन तैयार है, नियम अब पहले से ज्यादा साफ हैं। सवाल यह है कि अब बनाया क्या जाएगा? अपने जुनून को एक कामयाब बिजनेस में बदलने का ये शायद सबसे सही समय है।